हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2022 के लिए सामान्य अध्ययन सेक्शन को देखेंगे, जिसमें आज हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और वो क्वेश्चन वही होंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो टीसीएस लेती है। एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस लेती है, आपको पता है। उसका सेट 1 देखेंगे, अगला सेट आएगा 2, जिसमें हम 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 में है, वो हिंदी के लिए किसे मिला और अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला। तो साहित्य अकादमी सम्मान हिंदी के लिए मिला दया प्रकाश सिन्हा को, और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को मिला। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए उनकी पुस्तक सम्राट अशोक के लिए मिला, सम्राट अशोक। वहीं नमिता गोखले को उनकी पुस्तक इंग्लिश थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो सम्राट अशोक और थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये याद रखेंगे। वहीं अगर जो साहित्य अकादमी सम्मान की बात करें, तो साहित्य अकादमी सम्मान जो है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मान जो है वो 1954 में स्टार्ट किया गया था। ये जो सम्मान है, ये 22 भाषाएं, जो कि संविधान में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं। अब आप बताइएगा कि जो 22 भाषाएं हैं वो कौन सी अनुसूची में वर्णित है, कमेंट में ज़रूर बताएं। 22 भाषाएं प्लस हिंदी, हाँ प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी सम्मान। कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है, ये याद रखेंगे। अब कुछ और सम्मान की बात करें जो कि पुस्तकों से ही रिलेटेड है, जो साहित्य में ही दिया जाता है। जैसे अगर हम ज्ञानपीठ की बात करें, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो स्टार्ट हुआ 1961 में, इसकी शुरुआत हुई। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई। वहीं 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ये भी जानना जरूरी है। तो 2021 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो दामोदर मूजो को मिला। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अभी हाल ही में दामोदर सीपीओ के एग्जाम में दामोदर मूजो दामोदर मूजो को मिला। ये कोंकणी भाषा के कोंकणी भाषा के कवि हैं, ये भी याद रखें। यही पूछा गया था कि किस भाषा के कवि हैं, तो कोंकणी भाषा के कवि हैं। वहीं अगले सम्मान की बात करें तो अगला एक व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान। ये जो सम्मान है, इसका डेट, जितना सम्मान बता रहा हूँ उसका डेट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई। वहीं अगर 2021 की अवार्ड की बात करें कि 2021 में व्यास सम्मान किन्हें मिला है, तो 2021 में व्यास सम्मान मिला है असगर वजाहत को, असगर वजाहत। असगर वजाहत की उनकी बुक, जो नाटक एक है, वो नाटक लिखे हैं, उनका नाम है महाबली। तो महाबली के लिए ही असगर वजाहत को व्यास सम्मान मिला है 2021 का। अगला सम्मान है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। सरस्वती अवार्ड की बात करें तो सरस्वती अवार्ड की शुरुआत भी 1991 में ही हुई थी। सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन जो है वही अवार्ड को देती है। अगर
बात करें कि कितनी भाषाओं में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान 22 भाषाएं में दिया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुसूची में वर्णित है, या आप अपने कमेंट में बताएं। जो 2020 का सरस्वती सम्मान है वो शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया। शरद कुमार लिम्बाले को उनकी बुक सनातन के लिए शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया हिंदी में ये बुक। अगला जो अवार्ड है वो बिहारी पुरस्कार भी साहित्य में ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत भी 1991 में हुई। ये अवार्ड को भी के बिरला फाउंडेशन ही देता है। वहीं अगर बिहारी पुरस्कार 2020 की बात करें तो बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया है माधव हदा को उनकी बुक पचरंग चहल पहाड़ सखी रे। उनकी बुक क्या है, तो पचरंग चोह पहाड़ सखी रे, ये बुक के लिए बिहारी सम्मान दिया गया है। यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो बिहारी हैं ये बिहार के नहीं थे, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और माधव हदा उनकी बुक पचरंग चोह पहाड़ सखी रे बुक के लिए मिला। वहीं कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं जिनमें बुकर प्राइज सबसे इम्पोर्टेंट है। बुकर प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई। बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में हुई, ये याद रखेंगे। और 2022 में किसे बुकर प्राइज मिला ये भी याद रखना जरूरी है। तो 2022 में हुआ जो बुकर सम्मान मिला है वो मिला है सोहन करुणा तालिका। सोहन करुणा तालिका को उनकी बुक द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए मिला है। किनको मिला है, तो सोहन करुणा तालिका को। वहीं बुकर प्राइज है जो एक और बुकर प्राइज होता है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोलते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसकी शुरुआत 2005 में हुई। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत 2005 में हुई। वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे अभी मिला है हाल ही में, तो हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज टॉम ऑफ सैंड, जिसका हिंदी है रेत समाधि। तो जो रेत समाधि बुक है इसे लिखा तो है गीतांजलि श्री ने रेत समाधि बुक लिखी है। वहीं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है ये भी याद रखना है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल। तो डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसी किताब को मिलता है जो किसी अन्य भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। तो ये कुछ बुक से रिलेटेड अवार्ड थे जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये बिहार में है। बिहार के भागलपुर जिले में है। बिहार के। वहीं गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात करें तो नेशनल जो जलीय जीव है, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गैंगेटिक डॉल्फिन ही है। गैंगेटिक डॉल्फिन ही है। वहीं गैंगेटिक डॉल्फिन दिवस मतलब डॉल्फिन दिवस जो है, डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव की एक्सेप्ट किया गया था ऑफिशियली। वहीं इसकी घोषणा 2009 में ही कर दी गई थी। तो आप क्वेश्चन देख के बनाएं क्या आपसे पूछ रहा है। तो इतना हो गया इसके बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में ज्येष्ठा मतलब जो बड़ा है उसके अधिकार के नियम को कब समाप्त किया गया था? माने ज्येष्ठा का अधिकार, जो बड़ा है उसी को सारा चीज मिलेगा, ये अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो इस अधिकार को 1956 में समाप्त कर दिया गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच लाने के लिए भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, 1920, याद रखें 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतीर्थ मुखर्जी भारतीय खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है? तो सुतीर्थ मुखर्जी टेबल टेनिस से संबंधित है, याद रखें टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो लूनी नदी है। लूनी नदी यहाँ कहीं आरावली से निकलती है, आरावली के पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और सांभर झील होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आरावली की पहाड़ियों से निकलती है। वहीं एक माही नदी भी राजस्थान में ही बहती है, माही नदी। तो माही नदी के बारे में एक बात याद रखें कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। भारत जो है तो भारत के इस क्षेत्र से एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है, ये जो इसको 2 बार काटती है माही नदी, ये याद रखें। वहीं कुछ और नदियां जो विश्व की नदियां हैं वो जैसे लिम्पोप, मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोप नदी। लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं कोंगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वहीं बरमेजो नदी की बात करें, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है बड़े एग्जामों में। बरमेजो नदी की बात करें तो बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है बरमेजो नदी। वहीं ये तीनों अगर रेखा की बात करें तो अगर ये अर्थ है, अगर इसको अर्थ माने तो यहाँ जो ये है जो 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये कुछ रेखाएं हैं। वहीं नील नदी की बात करें, नील नदी जो कि अफ्रीका में बहती है, इसका जो उद्गम स्थान भी याद रखना जरूरी है, विक्टोरिया से निकलती है नील नदी, विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी है जो 2 नदियों को मिलकर बनी है, व्हाइट नील और ब्लू नील। तो नील नदी के बारे में जानना है कि नील नदी कर्क रेखा को भी पार करती है और भूमध्य रेखा को भी पार करती है। तो ये नदी हो गई जो 2 रेखाओं को पार करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था? तो ये किया गया था घोषित मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2021 का? तो ये मिला बाबर आजम को। वहीं महिलाओं में बात करें तो लिजल ली को मिला है, महिलाओं में लिजल ली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो निम्न में से कौन सा वो मंदिर है? तो कादरी मंजूनाथ मंदिर जो कि मंगलोर में स्थित है, कादरी मंजूनाथ मंदिर मंगलोर में स्थित है। वहीं अनंत वासुदेव मंदिर की बात करें तो अनंत वासुदेव मंदिर भुवनेश्वर में है। वहीं गुंडीचा मंदिर की बात करें तो ये भी पुरी में ही है। और मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें
तो मुक्तेश्वर मंदिर भी भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक, तो यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है, सही है। लार में स्लाइवरी लाइम नामक एक एंजाइम होती है। लार में स्लाइवरी लाइम नामक एक एंजाइम होती है जो स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है, ये गलत है। लार में जो होता है वो वहाँ लार में टाइलिन और लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम का काम है कि वो जीवाणुओं, जो खाने के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उसको मारना। वहीं टाइलिन का काम होता है कि स्टार्च को तोड़ना। स्टार्च को तोड़ने का किसका काम है? टाइलिन का, ना कि लाइन या लाइपेज का। लाइपेज जो है वो अग्नाशय से निकलती है, ठीक है। वहीं भोजन ग्रसनी मतलब ओइसोफेगस के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करती है, यह सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है, हाँ छोटी आंत में ही होती है, तो ये इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो ओरल कैविटी है जिसे मुख गुहा कहा जाता है, मुख गुहा से भोजन प्रवेश करता है। ओरल कैविटी जो मुख गुहा से भोजन प्रवेश करता है ओइसोफेगस से आते हुए, तो देखिए ओइसोफेगस से कहाँ गया है? अमाशय में आया है, तो ओइसोफेगस से अमाशय में आया, ये देख लिए। अमाशय के बाद देखिए कहाँ जा रहा है, तो ये ऐसे 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 आके ये जो छोटी आंत में जा रहा है। छोटी आंत का पहला पार्ट है, देखिए डेडुनम, जियोजेनम और एक इलियम, ये जो देखिए सबसे लास्ट पार्ट है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? DJI, इसका हो जाएगा डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ये छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, ये याद रखेंगे। और पहले कौन है? तो डियोडेनम है जो कि अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं जिसमें होता है सीकम, बड़ी आंत के पार्ट में सीकम आता है, कोलोन आता है और एनल कैनाल आता है। एनल कैनाल जिसे रेक्टम कहते हैं, एनल कैनाल आता है। तो ये छोटी आंतें बड़ी आंत के बारे में हो गई। ये हमने क्वेश्चन देख लिया, जो कि 10 क्वेश्चन हमने आज देखे। चूँकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।